आज हम बात करने वाले हैं मनीष मीणा मर्डर केस की। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से। इसी शहर के बीचों बीच है टावर चौक, एक बेहद व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला इलाका। इसी टावर चौक पर बसावड़ा पेट्रोल पंप के पास एक गली में एसबीआई का एटीएम है। इसी गली में 8 अगस्त 2015 को सुबह के करीब 10:30 पर एक बाइक पर सवार दो लोग आए। उन्होंने एक शख्स के सिर में नजदीक से गोली मारी और फौरन वहां से फरार हो गए। घटना होते ही आसपास के लोग मदद के लिए भागे। पास आने पे सबको पता चला कि जिस शख्स को गोली मारी गई थी वो मनीष मीणा था। मनीष का इलाके में खूब नाम था। उसकी उम्र 30 साल थी और वो एक फाइनेंस कंपनी का मालिक था। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को तुरंत खबर दी और पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस टावर चौक पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। मनीष मीणा सड़क पर खून के तालाब में पड़ा हुआ था। सिर में नजदीक से गोली लगी थी। वो दर्द से तड़प रहा था। गोली सर के एक तरफ से घुसी थी और दूसरी तरफ से निकल गई थी। सिर में बेहद गहरा छेद हो गया था जो सीधा दिमाग तक पहुंच गया था। गोली इतनी ताकत से बाहर निकली थी कि मनीष की खोपड़ी फट गई थी। हालत बेहद गंभीर थी। 108 एम्बुलेंस तुरंत बुलाई गई। मनीष को उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत मनीष को वेंटिलेटर पर रख दिया, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि उज्जैन के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करना संभव नहीं था। बेहतर इलाज के लिए मनीष को इंदौर के सीएचएल अस्पताल रेफर कर दिया गया। मनीष के वहां पहुंचते ही इलाज शुरू हुआ, लेकिन गोली लगने से मनीष के सिर में गंभीर चोट आई थी। सर के भीतरी हिस्सों से भी खून बह रहा था। इस सब से मनीष कोमा में चला गया। इधर घटना के बारे में मनीष की पत्नी मीनाक्षी को फौरन सूचित किया गया। मीनाक्षी भागते हुए अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वो मनीष को देखकर सदमे में आ गई और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मीनाक्षी को थोड़ी देर बाद होश आया, तब डॉक्टर्स ने मीनाक्षी को मनीष की हालत के बारे में बताया। जब मीनाक्षी को पता चला कि उसका पति कोमा में है, इस चीज ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। रो रो कर उसका बुरा हाल था और वो पुलिस को उसके पति के साथ ऐसा करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए बोलने लगी। मीनाक्षी की हालत ठीक होने पे पुलिस ने उससे शुरुआती बयान लिया। मीनाक्षी ने बताया कि उसके पति मनीष एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। घटना वाले दिन की सुबह रोज वाले दिनों की ही तरह हुई थी। मीनाक्षी ने बताया कि वो मनीष को अपनी स्कूटी पर बिठाकर सुबह 10:40 पर टावर चौक पर एसबीआई बैंक के एटीएम तक छोड़ के आई थी, जैसा वो प्रायः करती ही थी। मनीष वहां से अपनी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस जा रहा था, जो उसी गली में पड़ता था। मीनाक्षी ने आगे बताया कि मनीष को छोड़ने के बाद वो माधवन अस्पताल की तरफ निकल गई। अस्पताल निकलने के थोड़ी देर बाद ही सास ने उसे फोन कर कर बुलाया। फिर भाई ने खबर दी कि जीजा जी को गोली मार दी गई है। हत्या के बारे में किसी पर कोई शक है या कोई जानकारी है, ऐसा मीनाक्षी ने कुछ नहीं बताया। पुलिस के लिए ये बयान बिल्कुल सीधा साधा था। कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर शक किया जाए। इसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की। सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करने का फैसला लिया गया, लेकिन पुलिस को एक बड़ा झटका लगा। हत्या वाली जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। जहां गोली चली वो गली कैमरों की नजर से पूरी तरह से बाहर थी। फिर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, दुकानदारों से बात की, राहगीरों से पूछा, लेकिन कोई भी ठोस लीड नहीं मिली। किसी ने भी ज्यादा कुछ नहीं देखा था। तब पुलिस ने सोचा, चलो शुरू से शुरू करते हैं। मनीष और मीनाक्षी दोनों के बैकग्राउंड को खंगाला गया। मनीष मीणा उज्जैन के विवेकानंद कॉलोनी का रहने वाला था। वो घर का एक लौता बेटा था। वो एक निजी फाइनेंस कंपनी की फ्रेंचाइजी चलाता था। साथ ही हाल में प्रॉपर्टी का काम भी शुरू किया था। मनीष के बैकग्राउंड के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पुलिस को कुछ काम का मिले। तो फिर पुलिस ने मीनाक्षी का बैकग्राउंड खंगाला। मीनाक्षी मीणा भी उज्जैन की ही रहने वाली थी। वो पढ़ी लिखी थी और बेगम बाग के एक एनजीओ में काम करती थी। दोनों की शादी 19 नवंबर 2013 को हुई थी। ये एक लव मैरिज थी। मनीष के पिता राधा कृष्ण मीणा के मुताबिक दोनों 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। रिश्ता धीरे धीरे बढ़ा और शादी में बदल गया।
दोनों कहाँ मिले, कैसे मिले, इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी पुलिस को नहीं मिली, लेकिन इतना साफ हो गया कि दोनों के बैकग्राउंडों में कोई भी शक पैदा करने वाली बात नहीं थी। सब कुछ एक आम परिवार जैसा था। जब बैकग्राउंड में कुछ हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किया। मनीष के फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, मीनाक्षी के फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, लेकिन इन रिकॉर्ड्स में भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो सीधे सीधे शक पैदा करे। कोई अनजान नंबर नहीं, कोई संदिग्ध पैटर्न नहीं। पुलिस फिर से खाली हाथ थी। इसी बीच 22 नवंबर 2015 को मनीष मीणा की अस्पताल में ही मौत हो गई। 4 दिनों तक जिंदगी से लड़ने के बाद वो हार गया। मस्तिष्क की गंभीर चोट और अंदरूनी तौर पर खून बहने से उसकी जान चली गई। मौत के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर बीबी पुरोहित और 2 अन्य डॉक्टर्स के एक पैनल ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में सामने आया कि सिर में 1 सेंटीमीटर गहरा छेद था जो सीधा दिमाग तक पहुंचा था। वो छेद सर को 2 विपरीत दिशाओं में खोल गया था, जिसने उस हिस्से पर 2.5 सेंटीमीटर का घाव किया। यहाँ पर काफी सारे टांके लगे हुए थे। खोपड़ी फट गई थी, जो गोली के बाहर निकलने के दबाव से हुआ था। रिपोर्ट में मौत का कारण कोमा लिखा था, जो दिमाग की गंभीर चोटें और अंदरूनी रूप से खून बहने से आया था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिवार को सौंप दिया और शोक में डूबे परिवार ने मनीष का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पुलिस के लिए और भी ज्यादा दबाव लेकर आया। मीनाक्षी और मनीष के परिवार ने माधवनगर थाने पर और आईजी ऑफिस के बाहर धरना दिया। हत्यारों को पकड़ने की मांग की गई। इस सबको मीडिया का पूरा कवरेज मिला और ये केस पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हो गया। अब ये केस पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। व्यापारियों में आक्रोश था। पुलिस पर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा था, पर पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी। तब पुलिस ने अपने खबरियों का नेटवर्क एक्टिवेट किया। कई कांस्टेबल्स आम लोगों के कपड़े पहनकर रोज उसी जगह पर जाने लगे जहां हत्या हुई थी। वो वहां वक्त बिताते, लोगों से घुलते मिलते, उन पर नजर रखते, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिलेगा। पुलिस ने उस इलाके में रोज आने जाने वाले लोगों को नोटिस करना शुरू किया। दुकानदारों के आने जाने की टाइमिंग्स नोट की। गली में कौन कौन नियमित तौर पे आता है ये पता लगाया गया और एसपी मनोहर सिंह वर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। जो भी मनीष मीणा के हत्यारे का पता लगाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनाम की खबर शहर भर में आग की तरह फैली। लोग जागरूक हुए, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ में कोई ठोस चीज नहीं आई। फिर हत्या के करीब 10 दिन बाद पुलिस को पहला असली सुराग मिला। 2 लड़के सामने आए। वो उस दिन उसी गली में चाय पानी के बाद पेशाब करने के लिए आए थे। उन्होंने गोली चलाने वाले को अपनी आंखों से देखा था। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया गोली चलाने वाला शख्स तो हनीफ था। पुलिस के लिए ये वो धागा था जो पूरी गुत्थी को सुलझाने वाला था। अब पुलिस ने हनीफ की तलाश शुरू की, जिसके लिए उसका बैकग्राउंड पता लगाया गया। हनीफ का पूरा नाम था हनीफ खान, पिता अनवर खान। वो रहने वाला था उज्जैन के ही खंदार मोहल्ले का। वो अनुरोधया सरस्वती लोक कार्यालय समिति नाम के एक एनजीओ में काम करता था। पुलिस को ये भी पता चला इस एनजीओ में मीनाक्षी भी काम करती है। दोनों एक ही एनजीओ के सहकर्मी थे। सब कुछ पता चलने के बाद पुलिस की एक टीम उस एनजीओ में पहुंची जहां पे वो काम करता था, सीधा उसके ऑफिस तक। ऑफिस भी खानदार मोहल्ले में ही था। जैसे ही हनीफ ने पुलिस को देखा वो घबरा गया। उसने तुरंत अपने फोन के सिम कार्ड निगलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। हनीफ गिरफ्तार हो गया। उसे थाने ले जाकर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, जिसमें हनीफ ने सफाई देते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। हत्या वाले दिन तो मैं अपने एनजीओ में था। चाहे तो पुलिस अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर ले। हनीफ ने यह भी बताया कि वो अपने घर पे तो रहता ही नहीं है, बल्कि वो तो अंबर कॉलोनी में एक कमरा लेकर रहता है। पुलिस की 2 टीमें इस काम में फौरन जुट गईं। पहली अंबर कॉलोनी वाले कमरे में पहुंची। दूसरी टीम ने उसी वक्त एनजीओ पहुंचकर अटेंडेंस रजिस्टर मांगा। पुलिस ने उसके कमरे की जांच की। उसके पास मौजूद सामान की तलाशी ली तो कई स्मार्टफोन मिले। सभी के सभी जब्त कर लिए गए। पुलिस की दूसरी टीम ने जब रजिस्टर देखा तो पाया कि उसमें हनीफ की एंट्री थी। शुरुआत में हनीफ का दावा सही लग रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने स्टाफ से थोड़ी गहराई से पूछताछ की। एक स्टाफ सदस्य ने बताया
कि हनीफ ने अटेंडेंस से छेड़खानी की है। रजिस्टर में पहले 11:30 लिखा था, उस पर ओवरराइट करके 10:30 करा था हनीफ ने। यानी हनीफ हत्या वाले दिन घटना के बाद 11:30 पर वो एनजीओ आया था और उसने वो वक्त बदलकर खुद को क्लियर करने की कोशिश की थी। ये सबूत पुलिस के हाथ लग गया। अब पुलिस ने हनीफ को दोबारा से हिरासत में लिया। इस बार सख्ती से पूछताछ की, नए सबूत सामने रखे गए जिनसे हनीफ टूट गया। उसने माना, हाँ उसने ही गोली चलाई थी और बाइक चलाने वाले का नाम बताया, रिजवान। पुलिस ने रिजवान को भी धर दबोचा। पूछताछ में रिजवान ने उस बाइक के असली मालिक का नाम भी बताया। हनीफ ने पुलिस को बताया कि हत्या की पूरी योजना कई हफ्ते पहले बनाई गई थी। करीब 1 महीने तक मनीष पर नजर रखी गई थी। हर सुबह वो किस रास्ते से जाता है, किस वक्त पर जाता है, ये सब नोट किया गया था। हनीफ ने रिजवान के साथ मिलकर उस सुबह को चुना जब मनीष को टावर चौक के पास छोड़ा जाना था। बाइक पर आए और नजदीकी रेंज से गोली मार दी। उधर पुलिस की पहली टीम ने सारी जानकारी निकलवा ली थी। इधर पुलिस की दूसरी टीम ने हनीफ से जब्त किए गए सभी स्मार्टफोन्स में डली हुई सभी सिमों की कॉल रिकॉर्डिंग्स खंगालनी शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग्स में एक नंबर ऐसा था जिससे हनीफ की बहुत ज़्यादा बातें हुई थीं। हत्या के दिन भी उस नंबर से लगातार बातें हुई थीं। 18 अगस्त 2015 को सुबह 10:47 पर एक कॉल, 10:55 पर एक कॉल, 11 बजकर फिर से एक कॉल, 11:18 पर एक और कॉल, 11:31 पर फिर से कॉल और 11:34 पर एक आखिरी कॉल। यानी हत्या से ठीक पहले और ठीक बाद तक लगातार 6 कॉलें हुई थीं, पल पल की अपडेट्स। पुलिस ने उस नंबर की रजिस्ट्रेशन डिटेल निकाली। एक महिला का नाम सामने आया। पुलिस उस महिला के घर पहुंची। वो महिला बेहद गरीब थी। थोड़ी पूछताछ में ही पुलिस समझ गई कि इस महिला का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो सिम आखिर उस महिला के नाम से कैसे था? पुलिस ने पता लगाया कि वो सिम आखिर किस डिवाइस में इस्तेमाल हो रही थी और जैसे ही ये पता चला वो देख सब चौंक गए। सामने आया कि सिम कार्ड मीनाक्षी मीणा के फ़ोन में था। जब पुलिस ने हनीफ से मर्डर की वजह पूछी तो हनीफ ने कहा, मैंने ये सब मीनाक्षी के लिए किया था। इन दोनों खुलासों से पुलिस दंग रह गई। जो पत्नी इतने दिनों से मीडिया में पुलिस को केस ना सुलझा पाने के लिए उन्हें बुरा भला कह रही थी, वही हत्या की मास्टरमाइंड निकली। अब पुलिस के पास सब कुछ था, हनीफ का कबूलनामा भी, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी, सिम की डिवाइस भी। पुलिस ने मीनाक्षी को गिरफ्तार किया और उससे सख्ती से पूछताछ की। शुरुआत में मीनाक्षी ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उसके सामने एक एक करके सारे सबूतों को रखा गया तो वो टूट गई और उसने सब कुछ सच सच बताया। मीनाक्षी ने बताया कि वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मनीष का स्वभाव काफी सख्त और दबंग था। साथ साथ मीनाक्षी के हिसाब से शादी में अब पहले जैसा प्यार, जोश और मजा नहीं रह गया था, जिसके चलते वो अब बहुत ही असंतुष्ट रहने लगी थी। इसी दौरान हनीफ ने उसकी एनजीओ में काम करना शुरू किया, जहां मीनाक्षी पहले से काम करती थी। दोनों की पहले व्हाट्सएप पे काम के सिलसिले में बातचीत हुई, जहां से धीरे धीरे बातें आगे बढ़ीं और एनजीओ में साथ में होने की वजह से दोनों की रोज ही मुलाकात भी होने लगी। अब दोनों के बीच दोस्ती हो गई, फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। इसके बाद दोनों चोरी छुपे मिलने लगे। एक दिन हनीफ मीनाक्षी को अपने अंबर कॉलोनी वाले किराए के कमरे में लेके गया। पड़ोसियों ने इस बात को नोटिस कर लिया। मोहल्ला इज्जतदार और शरीफ लोगों का था। लोग इकट्ठा हुए। मकान मालिक की मदद से हनीफ का कमरा खुलवाया गया। अंदर जो सबने नज़ारा देखा वो देखकर वो सभी के सभी शर्मसार हो गए। मीनाक्षी और हनीफ के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। हनीफ अपने एक हाथ से मीनाक्षी के ऊपरी नाजुक अंगों को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसके निचले अंगों को रगड़ रहा था। मीनाक्षी भी अपने एक हाथ से हनीफ के सर के बालों को जोरों से पकड़कर उसे चूम रही थी और दूसरे हाथ से हनीफ के उत्तेजित निचले अंग को जोरों से पकड़कर सहला रही थी। दोनों एक दूसरे में इतने गुत्थम गुत्था, इतने खोए हुए थे कि पड़ोसियों के झुंड के अंदर आने की उन्हें आवाज़ तक नहीं आई। जब पड़ोसियों के झुंड के लोग सबूतों के तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, उनकी तस्वीरें खींचने लगे, तब फ़ोन के फ्लैश ने
हनीफ और मीनाक्षी को होश दिलाया। मकान मालिक और पड़ोसियों ने हनीफ को जमकर फटकार लगाई, खास तौर से इसलिए क्योंकि उसे बैचलर होने के बाद भी सिर्फ इसलिए कमरा दिया गया था क्योंकि उसने वादा किया था कि वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेगा। जब सबने मीनाक्षी से पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता को पता है कि तुम यहाँ पर क्या काम कर रही हो, तो उसने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ। ये सुनकर सब लोग और ज़्यादा चौंक गए और इस घटना की खबर मनीष को दी गई। मनीष वहाँ गुस्से में आया। तब उसकी पत्नी की करतूतों की तस्वीरें और वीडियोस भी उसे दिखाई गईं, जिस पर मनीष आग बबूला होकर मीनाक्षी को घर ले आया और उससे ऐसा करने का जवाब मांगने लगा। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मनीष को मीनाक्षी से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब मनीष ने एक धमकी दी। उसने बताया कि जेल में उसका एक दोस्त है, वो जल्द बाहर आने वाला है और जब वो बाहर आएगा तो वो मीनाक्षी और हनीफ दोनों को अपने उस दोस्त के हाथों मरवा देगा। ये धमकी मीनाक्षी और हनीफ के दिल में घर कर गई। जैसे जैसे उस दोस्त की रिहाई का वक्त नज़दीक आने लगा, दोनों के मन में एक ख्याल आने लगा। उन्हें मनीष को रास्ते से हटाना होगा अपनी जान बचाने के लिए। उन्होंने योजना बनाई। 1 महीने तक मनीष पर नज़र रखी गई। उसकी दिनचर्या नोट की गई, रास्ते नोट किए गए, टाइमिंग्स भी नोट किए गए और फिर 18 अगस्त 2015 का दिन चुना गया। हनीफ ने रिजवान के साथ मिलकर उस सुबह हत्या को अंजाम दिया। मीनाक्षी उस पूरे दिन हनीफ से लगातार संपर्क में थी। 18 अगस्त 2015 को जो 6 कॉल्स हुई थी, उसमें मीनाक्षी ने पल पल की जानकारी ली थी। उस सुबह जब मनीष को गोली लगी और वो जमीन पर गिरा, मीनाक्षी वहां से दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। पुलिस को मीनाक्षी ने यह भी बताया कि हत्या के लिए जो सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए वो एनजीओ के काम के दस्तावेजों से चुराए गए थे। हनीफ ने एनजीओ से लोगों के आधार कार्ड्स के डिटेल्स के प्रिंट्स चुराए थे, जिनसे उसने अनेकों सिम कार्ड्स लिए थे। जांच पूरी हो चुकी थी, सारे सबूत इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में 5 आरोपियों के नाम शामिल थे: मीनाक्षी मीणा, हनीफ खान, रिजवान अंसारी, जमाम और दिलशाद। मीनाक्षी ने प्लान बनाया था, हनीफ ने गोली चलाई थी, रिजवान बाइक से हनीफ को मनीष तक लेके आया था, जमाम ने बाइक का इंतजाम किया था और दिलशाद की बाइक से घटना को अंजाम दिया गया था। इन सभी पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, धारा 34 साझा इरादा, धारा 307 हत्या का प्रयास, धारा 201 सबूत मिटाना और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 यानी अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल करने के आरोप। मामला उज्जैन के सत्र न्यायालय में चला और नवंबर 2019 में फैसला आया। अदालत ने माना कि मनीष मीणा, हनीफ खान, रिजवान अंसारी तीनों दोषी हैं। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जमाम को 7 साल की कैद हुई और दिलशाद अभी भी फरार है। लेकिन इस फैसले के बाद रिजवान ने हार नहीं मानी। उसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्रिमिनल बेल पिटीशन दाखिल की। उसकी दलील थी, मैं तो सिर्फ बाइक चला रहा था, गोली मैंने नहीं चलाई थी, हत्या में मेरी सीधे तौर पर कोई भागीदारी नहीं थी। इससे पहले उज्जैन सत्र न्यायालय ने 20 अगस्त 2019 को उसकी बेल नामंजूर कर दी थी, लेकिन 18 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुरानी वाली न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया और रिजवान को बेल दे दी गई। अभी 2026 तक मीनाक्षी मीणा और हनीफ खान अपनी आजीवन कारावास की सजा जेल में काट रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।